स्टूडेंट, शिक्षा आयतन 2.0 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले तो हम ये जानेंगे कि दो चर होता है क्या, यानी चर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि चर और अचर, थोड़ा सा बता दे। चर बोलते हैं ABCD के अक्षर को, कभी को, और अचर बोलते हैं किसको, गिनती के संख्या, जैसे 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपका कैसा आएगा, सो समझिए। AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। फॉर एग्जाम्पल अगर ए पर ए को लिख ले, जैसे मान लो यहाँ पे 2x प्लस कितना 3y प्लस 5 बराबर कितना। अगर आपसे यहाँ पूछे कि a का मान क्या है, तो x के पहले क्या है 2, y के पहले क्या है, तो b का मान कितना हो जाएगा 3, और c का मान अगर आपसे पूछा जाए तो कितना 5। कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी x के पहले जो होगा, यानी x का जो गुणज होगा वो a का मान कहलाएगा, y का जो गुणज होगा वो b का मान कहलाएगा, और बाकी जो संख्या होगा आपका, यानी अचर पद होगा, उसको हम c का मान कहेंगे। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखो क्या ABCD का 2 अक्षर है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे आएगा कि x और y का मान फाइंड करना है, ज्ञात करना है। और x y का मान हम कैसे ज्ञात करें, इस पर ध्यान देना है। अब देखो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का मतलब, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों की संख्या अगर दुगो होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे ये गो हुआ, अगर ऐसा दो चर वाला रैखिक समीकरण कै गो, दुगो, एगो ही हो गया और एगो ये हो गया। अगर दो गो है तो उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा के। जैसे यहाँ देखो AX प्लस BY प्लस C बराबर A2X B2Y C2, स्क्वायर नहीं है। A2 किस लिए दिया गया, सपोज दैट कोई समीकरण आपका आ जाए 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया 5x प्लस 10y प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ A1 का मान कितना 2, यहाँ A2 का मान कितना 5, B1 का मान कितना 5, और B2 का मान कितना 10, C1 का मान कितना 10, और C2 का मान कितना 15। समझ में आ रहा है ना। यही बात बताने के लिए जो है आपको ये बताया गया है। चलिए आप देखिए यहाँ दो चर वाले, यानी x और y के मान को जो हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, x y का मान आपको निकालना होगा। वो समीकरण को हल करने की कुछ विधि होता है, किन किन मेथड से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 4 विधि से अक्सर निकलता है। पहला विधि हम बोल क्या है, ग्राफीय विधि, जिसको हम आलेखीय विधि भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये आपको 5 नंबर में हर साल पूछता है। ग्राफ जो होता है ना, ये 5 नंबर में जो है निश्चित रहता है, जो है ग्राफीय विधि। दूसरा एक विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विधि का नाम है विलोपन विधि, और चौथा का नाम है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये 4 विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को बना सकते हैं। जैसे सपोज डेट आप लोग पढ़े हैं पीछे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पढ़ा है ना। तो द्विघात समीकरण कौन कौन विधि से बनाया है, नंबर 1 में बनाया है गुणनखंड विधि, फर्स्ट और लास्ट पर उतार करके बनाया है ना। तो एक सूत्र विधि होता है आपको, सूत्र विधि, जो -b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा 2 है, पढ़ा होगा ऐसा। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बनता है, अन्यथा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, जिसको पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। कौन विधि, तो द्विघात समीकरण 3 विधि से बनता है, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। ठीक उसी प्रकार ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण भी कितने विधि से बनेंगे, 4 विधि से अभी आपको दिखाया जाएगा। ये फॉर्मूला मेथड होता है।
ई एलिमिनेशन मेथड एक्स वाई को एगो को किसी न किसी प्रकार उसको काटना रहता है। प्रतिस्थापन में नामे से पता चल रहा है, प्रतिस्थापन साइंस में पढ़े होगा, यानी एक के मान को दूसरे में ट्रांसफर करना, रखना, पुट करना, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे करके। और एक है ग्राफीय विधि, यानी आपको जो है एक डायग्राम बनाना होगा, उसमें एक्स और वाई एक्सिस को लाइन को ड्रॉ करना होगा और वो जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, उस विधि से उसका आंसर हम एक्स वाई का मान अगर निकालेंगे, ग्राफ खींच करके, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा बात है, अगर निकालेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राफीय विधि। इतना बात समझ में आ गया होगा। अगला जो है, वीडियो पॉज करना, रुक दिया है। अगला आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस जो है कह सकते हैं कि इस चैप्टर का ये किडनी है एक तरह से, जो है इस टेबल पे ही ये पार्ट खत्म है 3 का। अगर ये समझ गए आप, जो दिखाई दे रहा है आपको तालिका, तो समझिए इस चैप्टर का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप समझ चुके हैं। तो इसको बहुत जो है डीपली रूप में समझने की कोशिश कीजिएगा। अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण और संकेत लिखे हैं। A1/A2 क्या है, A1 और क्या है A2, ये तो पता है आपको क्या है। A1 और A2 समझो एक समीकरण है। जैसे सपोज दैट 2x 3y + 2 = 0, 3x + 5y + 9 = 0। ये क्या हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये B1, ये क्या, ये C1, ये क्या। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, समझ में आ रहा है ना। 2 समीकरण दिया होगा जिसको युग्म बोलेंगे, उसके एक के मान को A1 B1 C1, दूसरका के मान को A2 B2 और C2। बाकी ध्यान ये देना है कि x के पहले वाला A1 होता है, y के पहले वाला B का मान होता है, और बाकी जो अचर पद होता है वो C का मान होता है। अब देखिए इस आधार पर हम इसको कंपेयर करेंगे। A1/A2 का रेशियो, अनुपात, B1/B2 का अनुपात, ये नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं आए। अगर जैसे सपोज A1/A2 कितना है, 2/2 कितना आ गया, ये कितना होगा 2/3। आइए B1 का मान कितना 3 और B2 का मान कितना 5। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ना है, तो नहीं है, इसका मतलब A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, वो कैसा आएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए संकेत है आपको कि जब 2 लाइन इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। कई बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा। कब, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। ऐसे कंडीशन में ये कै गो बिंदु पर काटेगा, एगो बिंदु पर। कै गो पर, एगो पर। और जब एगो बिंदु पर काटेगा तो एकर आंसर कै गो, एगो। जय गो बिंदु पर काटेगा ना तो एगो आंसर। तो एगो बिंदु पर काट रहा है तो आंसर कै गो, एगो होगा। तो यहाँ पे केवल एक हल, क्या, केवल एक हल को हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। जैसे रामायण में देखा, एको हम द्वितीय नास्ति, यानी एक अकेला होता है, केवल एक ही होगा, उसको अद्वितीय बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ऐसा व्यक्ति अब संसार में नहीं हो सकता है, अद्वितीय है, APJ अब्दुल कलाम जैसे। तो अद्वितीय मतलब वो ऐसा दूसरा नहीं हो सकता है, यानी केवल एक हल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अद्वितीय हल। भी ऑप्शन में आपके आ सकते हैं लिखा हुआ, या वो केवल एक हल लिखा होगा, ठीक है। ग्राफीय पूछेगा, ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। प्रतिच्छेद मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को एक बिंदु पर इसे काटेगा, जो है, ठीक है। चलिए अब ये क्या होगा, इसके अलावा और भी चीज पूछा जाएगा, इस संगत है कि असंगत, क्वेश्चन में ऐसा भी आता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर जिसका हल होगा वो संगत होता है, क्या होता है, संगत होता है। अब ये भी पूछ लेता है कभी कभी, विरोधी है कि अविरोधी, विरोधी है कि अविरोधी। विरोधी कब होता है, जब केकर काम ना करता है तब ना हम विरोध करते हैं। अगर कोई काम कर दिया, आपको
तो क्या घूसे उसे लेके काम कर दिया, तो तू विरोध करेगा? नहीं, काम ना करेगा तब ना विरोध करेगा। तो यहाँ इसका हल जो हो, इसका एक आंसर आ रहा है ना, और जब आंसर जिसका आएगा तो विरोध नहीं ना करेगा, तो ये क्या होगा? अविरोधी। क्या होगा? अविरोधी। ठीक है, क्या होगा? अविरोधी। इसके अलावा अगला देखिए, A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा होगा तो उसका रेखा कैसा होगा? समांतर। ये पैरेलल लाइन, समांतर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को न काटे, एक दूसरे को। अभी बताएं कि जय को काटेगा तय को आंसर, तो क्या ये दोनों लाइन काट रहा है? नहीं काट रहा, तो आंसर अगर होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। अगर ये लाइन एक दूसरे को नहीं काट रहा है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखा कैसा होगा? समांतर। जैसे ये दोनों गया, एक दूसरे को काट नहीं रहा, तो ना काटेगा तो आंसर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखो। अब देखो, आंसर ना होगा तो विरोध करेगा कि नहीं? काम ना होगा तो विरोध करेगा ना, तो ये क्या करेगा? विरोध करेगा। यानी ये क्या होगा? विरोधी होगा। जेकर काम ना होता विरोध करबे करेगा। आंसर ना आया तो विरोधी होगा। अब ये संगत किया संगत, तो जेकर आंसर आएगा वो संगत, और जेकर आंसर ना आएगा वो असंगत। ये क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है। अब देखिए जो है तीसरा, जब तीनों बराबर आ जाएं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ऐसा बराबर आ जाए। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल दिखाएं तो आपको हम बोल सकते हैं 2x + 3y + 5 = 0, 4x + 6y + 10 = 0। इसका देखो A1/A2 निकालो, 2 बट्टे कटेगा तो कितना? 1/2, 2/4 तो कटेगा तो 1/2 है ना। B1/B2 3/6 कटेगा तो 1/2 आ रहा है। C1/C2 तो 5/10 कटेगा तो कितना? 1/2। यानी तीनों 1/2 आया। यानी तीनों का मान अनुपात क्या है? बराबर है। अगर अनुपात बराबर होगा तीनों का तो हम क्या बोलेंगे उसको? संपाती रेखा। कैसा रेखा? संपाती रेखा का मतलब क्या हुआ? एक एक रेखा पर ये AB जो है और CD दोनों एक एक रेखा पर होगा। जैसे सपोज दैट ये जो टाट देख रहा है, एक को बत्ता इधर से, दूसर को बत्ता उधर से, दोनों एक एक पर ना है। और जब दोनों रेखा एक एक रेखा, देखो ये देखो 2 हाथ है, एक रेखा ही हुआ, एक रेखा ही हुआ है ना जो है। अब ये दोनों जो है एक एक रेखा ना है, दोनों रेखा एक ही दूसरे पर अगर होगा, दोनों रेखा एक एक ऊपर होगा, यानी कहने का मतलब, तो उसको हम क्या कहेंगे? संपाती। और जब दोनों एक एक होगा तो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु कितना कितना होगा? उभयनिष्ठ मतलब दोनों सब जगह काट रहा है एक दूसरे को। तो जब दोनों सब जगह एक दूसरे को काट रहा है तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु तो अनंत होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? अनेक। क्या कह सकते हैं कि अनेक हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल कहो, एक ही बात हुआ। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये बोलो तो, चाहे अनेक हल होगा, ये बोलो तो। इसका संकेत कैसा होगा कि एक एक रेखा पर दोनों रेखा होगा। ठीक है। अब देखो एक आंसर तो होगा, एक बहुत आंसर आ रहा है, अनंत हल आ रहा है। और जब अनंत हल होगा तो ये क्या होगा? संगत या संगत? आंसर आ रहा है तो संगत होगा। आंसर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इसके अलावा इसको आश्रित भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? आश्रित मतलब डिपेंडेबल, एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे टोनी जो है, क्या किस पर आश्रित है? तुम लोग अपने माता पिता पर। कल ही से अपना होटल में बंद कर देंगे तो अब ये लगेगा दिक्कत हो जो है, दिक्कत होने लगेगा ना अभी। तो उसी प्रकार ये आश्रित है, यानी एक रेखा दूसरे रेखा पर डिपेंडेबल है। तो जब आश्रित है इसको आश्रित भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये विरोधी की अविरोधी, तो एक का आंसर आ रहा है तो विरोध नहीं करेगा,
तो ये क्या होगा? अविरोधी। आपको एग्जाम में आएगा कि में कौन विरोधी है कि अविरोधी है, तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जेकर आंसर होगा वो क्या होगा? अविरोधी। जेकर आंसर ना होगा वो विरोधी। जेकर काम ना होगा वो विरोध करेगा। इसको फिर एक बार समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों पहला और दूसरा बराबर नहीं है तो ये केवल एक हल। देखो एक बिंदु पर काट रहा है, संकेत पहले देखिए। एक बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है तो उसका क्या होगा? केवल एक हल। केवल एक हल, जिसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। अब इसका ये क्या होगा? जब आंसर आ रहा है तो ये क्या होगा? संगत होगा। और विरोधी की अविरोधी, तो आंसर आ रहा है तो विरोध नहीं करेगा, अविरोधी। समझ में आ रहा है? दूसर का देखो, दो बराबर, तीसर का बराबर नहीं, तो इसका रेखा क्या? समांतर। समांतर है तो एको वो बिंदु पर ना काट रहा है, और जब एको वो बिंदु पर ना काटेगा तो आंसर नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो ये रेखा कैसा है? एक दूसरे को जब ना काटता है तो उसको समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर। और जब आंसर नहीं आएगा तो ये संगत ना होकर क्या हो जाएगा? असंगत। आंसर नहीं आएगा तो क्या करेगा? विरोध करेगा। तीनों बराबर होगा तो संपाती। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से एक वो रेखा पर दूसरो रेखा होगा तो इसको आश्रित भी बोलेंगे। आंसर आएगा तो संगत भी होगा, और ये विरोध, आंसर आ रहा है तो विरोध नहीं करेगा, और विरोधी हो जाएगा। इसके बाद ये टेबल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगला एक और चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 में, उसमें फिर इसको बताया जाएगा। एक्स और वाई एक्सिस से रिलेटेड 9th में तो लोग पढ़ा होगा। ये पूरा जो बोलते हैं इसको हम कार्तीय तल बोला जाता है। रेन दकार्ते नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया जो है ये अक्ष के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज पंक्ति। एक अक्ष है ना, क्षैतिज पंक्ति को एक अक्ष कहते हैं। एक अक्ष। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ये दोनों जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है ना, इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? क्या होता है? 0 0। क्या? x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0। क्या? 0 0। अब ये जो है ना कार्तिक तल, इसको 4 भागों में बांटा गया। कै भाग में? 4 भाग। ये प्रत्येक 4 को खंड है, प्रत्येक खंड को हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? नामे से पता चला, अगर 4 भाग में तोड़ देगा तो प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 4 को बराबर भाग में बांटेंगे तो उसको चतुर्थांश से ना कहेंगे, तो ये प्रत्येक टुकड़ा चतुर्थांश कहलाता है। तो इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस। क्या क्या? दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, और चौथा का प्लस माइनस। अब देखिए प्लस प्लस का है, ए में एक अक्ष कथी में है? प्लस में, और वाई अक्ष कथी में है? ए कारण से ही प्लस प्लस। पहले एक्स का मान लिखते हैं, दूसरा में देखो एक्स का मान कथी में है? माइनस में, इसलिए ये माइनस। वाई का मान कथी में है? प्लस में, इसलिए ये प्लस। कॉज इसका बता रहे हैं। तीसरा में देखो एक्स का मान कथी? माइनस, और वाई का मान भी कथी? माइनस। चौथा में देखो एक्स का मान कथी में है? प्लस में, और वाई का मान कथी में है? माइनस। इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसको क्या? चतुर्थ चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे?
मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? चलिए अब इधर देखिए क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? 0 0। अगर x का मान 0 है, x का मान 0 है तो बिंदु कहाँ होगा? आपसे पूछा जाएगा। y अक्ष पर। कहाँ होगा? y अक्ष पर। और जब y का मान 0 होगा तो बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर। याद रहेगा, जब x का मान 0 है तो बिंदु y अक्ष पर, और जब y का मान 0 है तो बिंदु x अक्ष पर। अब देखिए x y, अगर किसी बिंदु का पॉइंट अगर गिवन है, ऐसा लिखा रहता है कॉमा दे करके, जैसे आपको सपोज दैट 2,3, आगे वाला ये जो मान है ये क्या चीज का मान है? x का। क्या चीज का मान है? x का। और ये जो नीचे ये दिया हुआ है पीछे, ये क्या चीज का मान है? y का। इस पूरा को क्या बोलते हैं? निर्देशांक। क्या बोलते हैं? किसी पॉइंट का स्थिति बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसको निर्देशांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्देशांक। और ये निर्देशांक में आगे वाला मान x का मान कहलाता है, और पीछे वाला मान क्या चीज का मान कहलाता है? y का मान कहलाता है। अब x का मान को हम कहते क्या है? x के मान को हम भुज कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा ऐसे इसमें भुज का मान कितना है? तो 2। कितना है? 2। और y के मान को क्या कहते हैं? कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि। तो कोटि का मान कितना है इसमें? 3 दिया है। क्या दिया है? 3 दिया। तो भुज का मान 2 और कोटि का मान 3 है। एक चीज और बोला जाता है इसको, भुज को हम बोलते हैं x का निर्देशांक। क्या बोलते हैं? अरे ये x के ना मान है, तो निर्देशांक मतलब बिंदु का स्थिति, यानी इसको बोलेंगे x का निर्देशांक भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? y का निर्देशांक। y का, वही चीज आपको यहाँ लिखना है। ये क्या है? भुज। तो भुज को हम क्या बोलेंगे? x का। ये कोटि को क्या बोल सकते हैं? y का निर्देशांक। कोटि को क्या बोलते हैं? 2 नाम है इसका। जैसे टोनी का नाम होगा, यहाँ होगा छोटुआ, घर पे मोटुआ, नाम रहता है ना वाला, वैसा ही है। जैसे हमारा नाम है, गांव में हमारा छोटा बड़ा सब हमको पंडित जी कहता है। छोटा हो, बड़ा हो, दादी हो, चाहे जो हो, सब पंडित जी। देखो क्या है, तो y बराबर 0, तो y का मान 0